बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं टाटोमरिज्म की एक सीरीज। टाटोमर्स क्या होते हैं उसकी एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने छोटे छोटे टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, उसके कॉन्सेप्ट के, उसके एग्जांपल्स को। मैं ये गारंटी से कह रहा हूं कि आप पढ़िए इसको, इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करिए तो आपके नीट और जेई के क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगे और टाटोमरिज्म से रिलेटिव आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और इसमें आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि टाटोमर्स एंड टाटोमरिज्म होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या शुरुआत करने वाले हैं कि हमारे पास टाटोमर्स और टाटोमरिज्म होता क्या है। अगर मैं टाटोमरिज्म की बात कर लेता हूं और टाटोमर्स, क्या आपको पता है कि जो टाटोमर्स जो वर्ड है ये किसने दिया था? सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था लार ने। लार एक साइंटिस्ट थे और इस वर्ड का यूज उन्होंने 1885 में किया है। टाटोमर्स या टाटोमरिज्म पढ़ाने से पहले मेरा एक सवाल है कि आप ये सोचिए कि टाटोमरिज्म पढ़ते क्यों है, क्या नीड है टाटोमरिज्म की, आखिर इसको पढ़ते क्यों है। तो इसकी डेफिनेशन या टाटोमरिज्म क्या होते हैं या टाटोमर्स कैसे बनते हैं उसको समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं इसकी पढ़ने की जरूरत क्या है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक रिएक्शन हमने यहाँ पर करवाई है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइन का हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। हमने कोई एक एल्काइन ले लिया, छोटा सा एग्जांपल एस्टीन या एथाइन ले लिया और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 हमने ले लिया है, यहाँ पर HgSO4 होता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर रखते हैं लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास कुचरोब रिएक्शन है। कुचरोब रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पे बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल H+ जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, वाटर का एडिशन होगा, अजय मार्कोनी का प्रोडक्ट बनेगा। अभी मैं सिंपल समझा रहा हूं कि इसका प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं कि बनेगा क्या। मैकेनिज्म पे हम लोग बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या वाटर का एडिशन करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक साइड में हमारे पास क्या होगा H ऐड हो जाएगा और एक हमारे पास OH ऐड हो जाएगा। अगर हम रिएक्शन की बेसिक को देखें तो हमारे हिसाब से आंसर ये आ जाएगा। लेकिन जब इसको देखा गया कि ये हमारे पास आंसर नहीं था, मतलब ये आंसर आया तो, लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं था। आंसर क्या था? पाया ये गया कि ये कंपाउंड जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है। ये कंपाउंड थोड़ा सा क्या है, अनस्टेबल है और ये अपने आप को चेंज कर रहा है और चेंज करके ये बना रहा है अपना एक नया कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बना रहा है? CH3 बॉन्ड CHO। अब ये जो नया कंपाउंड बना उसने अपने आप को चेंज किया। कैसे चेंज किया, क्यों चेंज किया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये समझिए कि कंपाउंड ये बन गया, मतलब फाइनल जो आंसर आया इस रिएक्शन का वो ये आया। तो यहीं से साइंटिस्ट का दिमाग घुमा कि भाई ये आंसर कैसे आ गया, आंसर तो ये आना चाहिए, वाटर के एडिशन से तो आंसर ये आना चाहिए। तो पता चला कि ये कंपाउंड जो है ये अपने आप को यहाँ पर एटम्स का ऑसिलेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पर देखेंगे पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा आपको और ये हाइड्रोजन एटम जो है वो इस साइड शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं इनॉल। इनॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इन है और यहाँ पर OH है, ऑल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल। और यहाँ पर वैसे एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन इसको जनरली हम लोग बोलते हैं कीटोफॉर्म। इसको बोलते हैं कीटोफॉर्म। अब ये कीटोफॉर्म इनॉल फॉर्म कैसे नाम है, क्यों दे रहे हैं, वो अभी टाटोमरिज्म की डेफिनेशन से हम लोग क्लियर करेंगे। मैं सिर्फ अभी ये क्लियर कर रहा हूं कि आप देखिए आंसर ये आना चाहिए था, इनॉल आना चाहिए था, पर आंसर क्या आ रहा है? आंसर ये आ रहा है। यहीं से कई ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कुछ और बन रहा होगा, लेकिन जो फाइनल आंसर आ रहा होगा कुछ और हो जा रहा होगा। तो उसको समझने के लिए आपको टाटोमरिज्म आनी चाहिए, आपको उन कंपाउंड्स के टाटोमर्स बनाने आने चाहिए, तभी आप फाइनल प्रोडक्ट को समझ पाएंगे कि फाइनल प्रोडक्ट होगा क्या। एक तो चलो ये रिएक्शन से रिलेटेड बात हो गई कि हमको टाटोमरिज्म क्यों पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कई बार कंपाउंड जो है वो अपने आप को इंटर कन्वर्ट कर लेगा, एटम्स और पाई बॉन्ड का जो है वो चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब एटम का जो मोनोवेलेंट एटम है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है या फ्लोरीन क्लोरीन है, वो आपको जो है चेंज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टाटोमरिज्म पढ़ेंगे। दूसरा, एक तो ऐसे रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है टाटोमरिज्म में। एक दूसरा क्वेश्चन जो अब डायरेक्ट देखेंगे आप, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। अब टाटोमर्स देते हैं कौन सा इनॉल ज्यादा बनेगा, किसमें कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, कभी एनर्जी रिलेटिव ग्राफ भी पूछ लेते हैं। तो ये टाटोमर्स से रिलेटिव अब डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लगे। नीट और जेईई के एग्जाम में आपको ये खूब देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने चलिए एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और मान लो मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दूं कि बताइए इसमें जितने भी कंपाउंड हमारे पास हैं, ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास 14 कंपाउंड हैं और इन 14 कंपाउंड में किसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब ये कीटो फॉर्म क्या होता है, इनॉल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा मैं बैक करके आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि जिसमें इन डबल बॉन्ड और OH होता है उसे इनॉल कहते हैं,
और कीटोफॉर्म। हालांकि कई पाई बॉन्ड की जगह, पोलर पाई बॉन्ड की जगह आपको ऐसा टॉटोमराइजेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो डबल बॉन्ड एन हो या फिर CN हो, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फेमस यही है कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। ये कंपाउंड हमारे पास है, मान लो एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बने हैं और इसमें आपसे ये पूछा जाए कि बताइए किसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो जितने भी हमारे पास कंपाउंड है उसमें हमको ये बताना है इसमें कितने ऐसे टाटोमर्स बनेंगे जिसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो ऐसे कई सारे इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, इसका इनॉल क्या बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप इनॉल बना पाए, इनॉल का परसेंटेज चेक कर पाए, किसकी इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उसको सीखने के लिए आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। तब आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आप सबके इनॉल भी बना पाएंगे और ये भी चेक कर पाएंगे इनॉल स्टेबल है या नहीं है, और कीटो फॉर्म स्टेबल कब होगा, इनॉल फॉर्म कब स्टेबल होगा। तो अभी तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं कि आपको इसमें इनॉल कितने परसेंटेज, किसमें जो है इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, एक तो ये हो जाएगा, इसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, और नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास, एक ये हो जाएगा हमारे पास में, और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा दिस एंड दिस। नहीं, ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर 6 ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा कि मैंने ये कैसे आंसर बताए हैं, तो अभी आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। पहले आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। टाटोमर्स क्या होता है, टाटोमराइजेशन क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे बनाते हैं टाटोमर्स, उसको सीखना पड़ेगा, तब आप इस टाइप की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत क्या है कि हमारे पास टाटोमर्स एंड टाटोमरिज्म है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटोमर्स एंड टाटोमरिज्म की। टाटोमर्स एंड टाटोमरिज्म की बात करते हैं। तो जैसा पहले एक एग्जांपल हमने लिया था, एक रिएक्शन के थ्रू हमने समझाया था, उसको ले लेते हैं। मान लो हमने ये लिया एग्जांपल CH3CHO, ठीक है, और इस कंपाउंड को हमने क्या देखा कि इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। कैसे हुआ, यहां से देखेंगे, ये हमारे पास अल्फा H है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पास में जो पहला कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। यहां से आप देखेंगे कि एक H एटम यहां से ऑसिलेट कर रहा है और H एटम यहां पर जाकर शिफ्ट हो रहा है, और जो पाई बॉन्ड है वो आपको यहां शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर आप देखेंगे एक मोनोवेलेंट एटम जो है वो ऑसिलेट करके अपनी पोजीशन को चेंज करके उधर जा रहा है और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये जो दोनों कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, ना तो 100% ये है ना तो 100% ये है। हाँ, हो सकता है कि किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, वो स्टेबिलिटी के फैक्टर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, किसका परसेंटेज ज्यादा है, कौन मेजर बनेगा, कौन माइनर बनेगा। अभी ये बात हो रही है कि ये कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम है, इसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है। ये जो प्रोसेस हो रही है इसी का नाम रखा गया है टाटोमराइजेशन। और जो ये कंपाउंड्स बन रहे हैं, कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म, इनको हम लोग बोलते हैं टाटोमर्स। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है इनको बोलेंगे टाटोमर्स। अब अगर आइसोमरिज्म के पिछले लेक्चर देख चुके हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहा होगा, जबकि इसमें इन और ऑल, एल्कीन का ग्रुप दिख रहा होगा और एल्कोहल का ग्रुप दिख रहा होगा। इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। बट आपको बता दे बेटा, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। कोई पर्टिकुलर कंपाउंड आपको नहीं दिया गया है। मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये एक एसिड बेस टाइप की रिएक्शन है। रिएक्शन मैकेनिज्म जब सीखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स जैसी फीलिंग आती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं टाटोमर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टाटोमराइजेशन। ठीक है ना। अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कीटो इनॉल का, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि टाटोमर्स क्या होते हैं। टाटोमर्स आर दोज फंक्शनल आइसोमर्स विच आर प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और इसी प्रोसेस को या इसी फिनोमिना का नाम होता है टाटोमराइजेशन। ठीक है ना, टाटोमराइजेशन। जस्ट एक मिनट, यहां पर ये टाटोमराइजेशन है बेटा। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास टाटोमराइजेशन क्या होता है।
तो अगर हम टाटोमराइजेशन की डेफिनेशन हमने एग्जांपल से क्लियर कर लिया है कि डेफिनेशन क्या होगी। टाटोमराइजेशन, ये बात करें यहां पर, टाटोमराइजेशन is a special case of functional आइसोमेरिज्म। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल केस है। इसमें फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बनेंगे, ये समझ लीजिए आप। वो आपको लगेगा कि ये फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन वो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। इन स्पेशल केस है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। टाटोमराइजेशन इज अ special case of functional isomerism in which functional isomers are exist in dynamic equilibrium। क्या होगा बेटा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे। किस में प्रेजेंट होंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब हम ये कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग इसको कि जो है ऐसी कोई भी आइसोमेरिज्म जो किसी भी मोनोवैलेंट एटम के ऑसिलेशन से आती है। आप पीछे एग्जांपल में देख सकते हैं, ऐसी कोई भी आइसोमेरिज्म जो मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट यहां पर हाइड्रोजन हो सकता है, इसके आइसोटोप्स हो सकते हैं, ड्यूटेरियम हो सकता है, ट्राइटियम हो सकता है, या फिर कोई हेलोजन भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, मोनोवैलेंट एटम ऑसिलेट कर सकता है। जब आइसोमेरिज्म मोनोवैलेंट एटम के पॉलीवैलेंट एटम के साथ ऑसिलेशन से बनती है, पॉलीवैलेंट मतलब जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को हम लोग टाटोमराइजेशन कहते हैं। जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग टाटोमर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? टाटोमर्स। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि टाटोमराइजेशन होता क्या है। एक तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि टाटोमराइजेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन व्हिच बोथ फंक्शनल आइसोमर आर प्रेजेंट इन या एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड ये भी कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म बेटा अराइजेस ड्यू टू व्हिच ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम विद पॉलीवैलेंट एटम बेटा। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो कि टाटोमराइजेशन होता क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरा इंडिविजुअल क्वेश्चन टाटोमराइजेशन से आने लग गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि टाटोमराइजेशन जो है इसके कुछ और भी नाम हैं। ठीक है ना, टाटोमराइजेशन जो है इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि आपने इसका नाम सुना होगा, इसको हम लोग डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका आपने नाम मेरोट्रोपिज्म भी सुना होगा। इसका नाम आपने एलोटाटोमेरिज्म भी सुना होगा। ठीक है ना, कई सारे नाम हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से इसके नाम अलग अलग साइंटिस्टों ने रख रखे हैं। इसको हम लोग डायनेमिक आइसोमर जो कंपाउंड बनते हैं वो डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। डायनेमिक आइसोमेरिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों कंपाउंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग बहुत फेमस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म या कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म बोलते हैं। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म या इसको आइसोमेरिज्म भी हम लोग बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस तरीके से इसके कई सारे नाम है, डेस्ट्रो है, मेरो है ना, मेरोट्रोपिज्म है, एलोट्रोपिज्म है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी हम उसको बोलते हैं। और इन सब का मतलब ओवरऑल, कहीं डेस्ट्रो को अगर हम देखें, इसमें ये कहते हैं बॉन्ड टर्न होते हैं। ठीक है ना, बॉन्ड घूम जा रहे हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि बॉन्ड टर्न हो रहे हैं। बॉन्ड कैसे टर्न हो रहे हैं, पीछे एग्जांपल में देखेंगे तो यहां देखेंगे कि यहां पर पाई बॉन्ड जो था वो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है और इसमें जो हाइड्रोजन एटम है उधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो कहीं एटम शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेस्ट्रोट्रोपिज्म। ठीक है ना, मेरोट्रोपिज्म मतलब किसी भी यूनिट का जो है, यूनिट सेम है बट पोजीशन अलग अलग है, प्लेस अलग अलग है एटम्स का। तो ओवरऑल इनका यही मतलब है। कीटो इनॉल हमने देख लिया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम देख लिया। तो हमें समझ में क्या आया कि टाटोमराइजेशन एक तो ये है कि दो आइसोमर्स जो दोनों एक दूसरे से लगता है ऐसा कि फंक्शनल आइसोमर्स है, बट दोनों ही बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। पहली चीज ये क्लियर हो रही है। ठीक है, दूसरा ये कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कि जब तक आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और आपको ये ना पता चले कि क्वेश्चन कैसे आते हैं,
तब तक उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में मजा नहीं आता, उसका कॉन्सेप्ट का फील भी नहीं आता है। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग यही कंप्लीट कर देंगे कि हमने क्या सीखा, टाटोमराइजेशन क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम बन रही है। दूसरा हमने टाटोमराइजेशन की डेफिनेशन देखी और टाटोमर्स के अलग अलग नाम देखे। हम आपको बता दें ये सीरीज में हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को ले रहे हैं, तो हर टॉपिक को हम इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट टॉपिक में, अभी आज का यहीं पे लेक्चर खत्म है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाटोमर्स जो बनते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे। जाके कन्वर्जन मतलब है कि इनॉल कीटो, कीटो इनॉल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब हम लोग लगभग 50 to 60, 50 से 60 बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये प्रोसेस हमारी आगे चलती रहेगी। फिर हम ड्यूटेरियम एक्सचेंज देखेंगे, ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्यों कराया जाता है, जरूरत क्या होती है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।